सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को डील करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने के लिए आप लोगों को जो है ओम्स लॉ क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओम्स लॉ। फिर उसके बाद केसीएल क्लियर होनी चाहिए, केवीएल क्लियर होनी चाहिए, करेंट डिवाइडिंग रूल, करेंट डिवाइडिंग रूल आना चाहिए, ठीक है, और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। तो इन चीजों का रिक्वायरमेंट है सुपरपोजिशन थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए। तो अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर चुके हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज डेफिनेटली प्रीवियस वीडियोस को जाकर ये सब पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है जब तक कि हम लोग उसमें कोई प्रॉब्लम ना करें। क्या कहता है ये सुपरपोजिशन थ्योरम? ये कहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, एसी या डीसी कंप्लीट नेटवर्क है, उसमें एक से ज्यादा सोर्सेस हैं, एक्टिव सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या दोनों भी हो सकता है, और अगर किसी ब्रांच का करंट चाहिए तो उस ब्रांच के अक्रॉस का करंट एक एक करके जो भी सोर्सेस है, यानी कि एक हर बार एक ही सोर्स को कंसीडर करेंगे और बाकी सोर्स को हटा देना है। मतलब अगर दो वोल्टेज सोर्स है तो एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है और दूसरा वोल्टेज सोर्स को क्या करना है? हटा देना है। अगर एक से ज्यादा करंट सोर्स है तो उसको भी हटा देना है। तो ये तो मैंने बताया इस तरह, ये स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने के लिए हम लोगों को एग्जाम्पल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल करने के लिए पहले मैं बता दूं कि वोल्टेज सोर्स को हटाने का क्या मतलब होता है और करंट सोर्स को हटाने का क्या मतलब होता है। तो अगर कोई एक सर्किट है लेट से, और इसमें एक वोल्टेज सोर्स है ऐसा, ठीक है, और इधर भी कोई वोल्टेज सोर्स है लेट से, या फिर एक करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है और ये वोल्टेज सोर्स है, ये V और ये I। तो अगर मैं कहूंगा वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं करना है, वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं करना है, तो वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं करने का मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना है। मतलब कि इस वोल्टेज को नहीं लेना है। तो वोल्टेज नहीं लेना है मतलब कितना वोल्टेज? जीरो वोल्टेज। तो किसी टर्मिनल, दो पॉइंट के बीच में कोई वोल्टेज कब नहीं होगा? जब दोनों कनेक्टेड हो जाएगा। अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तब यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि अब यहां कोई रेजिस्टेंस बचा ही नहीं। तो रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां आएगा? तो अगर मैं कहूं कि इसे रिमूव कर देना है, मतलब कि वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं करना है, तो क्या करेंगे? इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं करने का मतलब क्या है? उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब आते हैं वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज सोर्स जो है, इस वोल्टेज सोर्स को रहने देते हैं और करंट सोर्स को हटाते हैं। तो करंट सोर्स का मतलब करंट सोर्स कंसीडर नहीं करना है, यानी कि 0 एम्पियर करंट चाहिए। तो 0 एम्पियर करंट कब होगी? जैसे ये कनेक्टेड है तो करंट तो जा रही है, लेकिन अगर इसको यहां डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या आप करंट जाएगी? नहीं। तो करंट का अमाउंट क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि अगर मैं कहूं कि करंट को कंसीडर नहीं करना है, यानी करंट सोर्स को कंसीडर नहीं करना है, इसका मतलब करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देनी है। क्या कर देनी है? ओपन सर्किट। तो इसको क्या करना है? हटा देना है ऐसे, ठीक है। इसको क्या करना है? हटा देना है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट। अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम समझ जाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम समझ जाएंगे तो फिर आगे बहुत सारे थ्योरम्स हैं, थेवेनिन्स थ्योरम्स होते हैं, नॉर्टन थ्योरम होते हैं, वो सारे समझ में आएंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई? करंट सोर्स को हटाने का मतलब क्या होता है? करंट सोर्स को कंसीडर नहीं करने का मतलब उसको ओपन सर्किट करना, मतलब हटा के यहां पर ऐसे ओपन कर देना है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा बहुत ही सिंपल वे में समराइज कर देता हूं, ठीक है। तो लेट से ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इसको क्या करना है? शॉर्ट सर्किट कर देना है। अगर मैं कहूं कि इसको कंसीडर नहीं करना है, नॉट
कंसीडरिंग, नॉट कंसीडरिंग, ठीक है। तो नॉट कंसीडरिंग का मतलब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, ए बी, ये शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स का हो गया। करंट सोर्स का मतलब ये मेरा करंट सोर्स है, ठीक है। ये सारे आप लोग नोट्स में मतलब कि लिख लीजिएगा, वैसे नोट्स प्रोवाइड की गई है, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूं वीडियो में उसको भी नोट डाउन कर लेना है। तो करंट सोर्स को हटाने का मतलब, यानी कि मैं कहूंगा कि करंट सोर्स कंसीडर नहीं करना है, मतलब क्या करना है, ओपन सर्किट करनी है, और यही चीज है यहां पर नॉट कंसीडरिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहां हटा देना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूं सुपरपोजिशन थ्योरम पे। तो सुपरपोजिशन को थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, एक एग्जांपल लें। एकदम बेस्ट वे है एक एग्जांपल लेना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल है ये कि एक वोल्टेज सोर्स है यहां पर, ठीक है, और एक यहां करंट रजिस्टर है, एक इधर वोल्टेज सोर्स है, और एक यहां लेट से यहां भी एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। दो वोल्टेज सोर्स दी गई है, दो वोल्टेज सोर्स है और तीन रजिस्टर है। तो लेट से इसका वैल्यू है V1, इसका वैल्यू है V2, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस करंट का वैल्यू निकालना है, किसका, I का। लेट से ये करंट है I3, तो मुझे किसकी करंट निकालने के लिए बोली गई है, I3। क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को KVL से बना सकते हैं, सिंपल ये लूप और ये लूप सॉल्व करके इसमें I1 मान लेंगे, इसमें I2 मान लेंगे, इसमें KVL लगा देंगे, इसमें KVL लगा देंगे, I3 निकल जाएगी। लेकिन हम लोगों को बनाना है कौन सा थ्योरम का इस्तेमाल करके, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से इसको हम लोग बनाएंगे। कौन सा करंट निकालेंगे, I3। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली वो ये कहती है कि पहले सिर्फ इसको कंसीडर कीजिए या फिर इसको, दोनों में से किसी एक को। तो मान लीजिए कि पहले इसको कंसीडर करना है और इसको हटा देना। हटाने का मतलब वोल्टेज सोर्स है, तो क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देनी है। शॉर्ट सर्किट करके इसके अक्रॉस जो भी सर्किट बचेगा उसके अक्रॉस पहले करंट निकाल लीजिए, ठीक है। इसके अक्रॉस क्या निकाल लेना है, करंट निकाल लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर से जो भी करंट आया उसको निकाल के रख लेना है, उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से इसी सर्किट से स्टार्ट करनी है, इसको हटाना है, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करनी है, और इसकी वजह से यहां करंट निकालना है, इसकी वजह से यहां करंट निकालनी है, और दोनों करंट को क्या कर देना है, जोड़ देना है। दोनों करंट को क्या कर देना है, जोड़ देना है। वही होगा क्या, एक्चुअल में करंट होगा जब ये दोनों एक साथ होगी। ये दोनों क्या होगा, एक साथ होगा। जब ये दोनों एक साथ होगा तो फिर ये बनेगा, ठीक है। मतलब कि वही चीज होगी जो सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग आते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या, कंसीडरिंग V1, या फिर जो अपने मर्जी से आप ये इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कंसीडरिंग V1 ओनली, ठीक है। V1 ओनली, सोर्स V1 ओनली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसको कंसीडर करना है, सिर्फ V1 को। तो V2 को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग V2, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहां लिखना है कंसीडरिंग V1 ओनली, और जितना है सबको हटा दीजिए। मतलब करंट सोर्स है तो क्या कर देना है, करंट सोर्स कर देना है, रहे तो ओपन सर्किट कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। चलिए मैं इसके लिए एक डायग्राम बना देता हूं कि अब ये सर्किट कैसा दिखेगा। तो ये सर्किट ऐसी दिखेगी, ये सर्किट अब ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला शॉर्ट सर्किट हो गई। ये पॉइंट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। क्योंकि हमको सिर्फ V1 कंसीडर करना है, और बाकी वैल्यू जैसे है वैसे ही मार्क कर देना है। ये I3 है, तो अब यहां I3 यहां नहीं लिखना है, यहां एक नया करंट का नाम देना है I, लेट से I डैश, क्या नाम देना है, I3 डैश दे सकते हैं, ठीक है। क्या I3 डैश, ये I3 वो नहीं है, I3 डैश कौन सा करंट है, V1 की वजह से सिर्फ, ठीक है। I3 डैश किसकी वजह से करंट है, V1 की वजह से। V1 की वजह से I3 डैश निकालेंगे, और V2 की वजह से फिर दोबारा निकालेंगे I3 डबल डैश, और दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, I3 के बराबर। और हां,
कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्शन उसी तरफ माने जिस तरफ करंट का रिक्वायरमेंट है। किसके तरफ है? डाउनवर्ड, तो इसको भी क्या रखना है? डाउनवर्ड। और उल्टा भी मानेगा तो फिर अपना माइनस लेके बना देने पे बन जाएगा। तो ये काम अभी नहीं करना, आगे जाके जब आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारा, फिर तो बहुत तरीके से ही बनता रहता है। फिर करंट का डायरेक्शन कुछ भी लीजिए सब आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं इसे यहां शॉर्ट सर्किट कर दिया हूं। अब मेरा टारगेट क्या है? I3 निकालना। ठीक है, तो I3 निकालने के लिए, यानी I3 डैश निकालने के लिए सबसे पहले, I3 डैश को निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस वोल्टेज सोर्स में, सॉरी सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स है। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर उसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो तो बेटर है कि उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कोई भी सर्किट हो, अगर उसमें एक ही वोल्टेज सोर्स हो या फिर एक ही करंट सोर्स हो, तो उसमें बेटर है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। और टोटल वोल्ट मतलब जो भी वोल्टेज है उसको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम डिवाइड कर देंगे, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा? वो निकल जाएगा टोटल करंट। तो हमको क्या निकालना है? ये करंट निकाल लेना है पहले कि यहां से कितना करंट जा रही है, ये आई इस सर्किट के लिए। अभी सिर्फ हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सर्किट में ये आई कितना वो निकाल लेना है। तो अब इसको निकालते हैं कैसे? तो देखते हैं यहां पर ये दोनों रजिस्टर किस में दिख रहा? पैरेलल में दिख रहा है। किस में दिख रहा? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इसका और इसका एक टर्मिनल कनेक्टेड है और इसका दूसरा टर्मिनल भी कनेक्टेड है। तो ये दोनों किस में हो गया? पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में हो गया तो मैं इसको एक बार बना देता हूं यहां पर, स्टेप वाइज मैं बिल्कुल बनाता जा रहा हूं, ठीक है। बाद में तो शॉर्टकट करना ही है। तो ये हो गया V1, ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। और दो रजिस्टर पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 R3 डिवाइडिंग बाय R2 प्लस R3 हो गया इन दोनों पैरेलल का। और ये वाले यहाँ R1 है और ये करंट I है। ये पहला टारगेट है मेरा I निकालना। क्या टारगेट है मेरा? I निकालना। क्यों? क्योंकि मैं अगर ये I निकाल लूंगा तो इन दोनों में करंट डिवाइडिंग रूल लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि I जो यहां पर आ रही है वो दो भाग में बट रही है, इधर और इधर, और फिर जाकर मिल जा रही है। तो अगर मैं यहां करंट डिवाइडिंग रूल लगा लूंगा तो क्या निकल जाएगा? I3 डैश निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहां पर क्या किया हूं? सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला हो। तो इन दोनों का पहले पैरेलल, फिर ये, अब ये दोनों किस में हो गया? सीरीज में हो गया। तो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो मैं उन दोनों को जोड़कर यहां दिखा देता हूं कितना होगा सीरीज में। R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडिंग बाय R2 प्लस R3 होगा। ये दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इन दोनों का गुना कर देंगे, R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 और प्लस इन दोनों का क्या है? R2 इंटू R3 और डिवाइडिंग बाय R2 प्लस R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया टोटल इसका, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस जगह, अगर मैं इसको मान लो कि R इक्विवेलेंट, क्या मान लो? R इक्विवेलेंट। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया एक ही रजिस्टर यहां पर आ गई है और इसका वैल्यू क्या है? R इक्विवेलेंट। और ये है V1 और करंट कितना है? I है ना, ठीक है। ये करंट I है। तो फिर मैं यहां पर निकाल लूं I, ये I निकाल लेता हूं। तो I बराबर क्या हो जाएगी? I बराबर हो जाएगी टोटल वोल्टेज डिवाइडिंग बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज डिवाइडिंग बाय, और टोटल वोल्टेज क्या है? V1 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R E है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं, ये वाली जो R इक्विवेलेंट है मैं यहां रख देता हूं। तो क्या होगा? ऊपर रहेगा V1, ऊपर रहेगी V1 और तो इस चीज को यहां डिवाइड करेंगे तो ये वाला इधर और ये वाला कहां चला जाएगा? ऊपर। तो हो गया R2 प्लस R3। ये वाली चीज नीचे लाया क्योंकि यहां पर आ रही है तो यहां नीचे लाऊंगा तो ये वाला तो नीचे रहेगा, ये वाला कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहां बचेगा R1 R2 प्लस R1 R3 और प्लस R2 R3। यही चीज इसके नीचे था यहां पर, तो ये कहां चला गया? ऊपर। तो ये मेरा क्या निकल गया? I निकल गया। I मैंने निकाल लिया। तो I निकाल लिया। अब इसको ऑपोजिट जाते हैं, मतलब I निकल चुकी है। तो I निकल चुकी है तो ये I3 क्या होगा? करंट डिवाइडिंग रूल से ये अगर I मैंने निकाल लिया यहां तो करंट डिवाइडिंग रूल से I जाकर इस भाग में और इस भाग में बट रही है। तो हमको कौन सा करंट चाहिए? ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? देयरफॉर I-3 ये वाली करंट क्या होगा? टोटल एंटरिंग करंट, इस ब्रांच में जो टोटल करंट एंटर कर रही है कितना? I इंटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, करंट डिवाइडिंग रूल अगर नहीं है मालूम है तो उसको पहले देख लेना है, करंट डिवाइडिंग रूल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? R2 और डिवाइडिंग बाय दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो कितना होगा? R2 प्लस R3, ठीक है। हो गया। कौन सा करंट निकल गया? I3 निकल गई, ठीक है। I3 बराबर क्या? टोटल करंट इंटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस और डिवाइडिंग बाय R2 प्लस R3। अगर इधर करंट निकालना होता
तो टोटल करंट इस ब्रांच का रेजिस्टेंस और डिवाइडिंग बाय दोनों का सम लेते हैं, लेकिन हमको इस ये वाला चाहिए, I3 डैश चाहिए, तो I3 डैश हो गया। और ये I कौन है, ये वाली, ये I है ना, ठीक है, यही I है। तो यहां तक मैंने कर लिया और ये I का वैल्यू यहां पर पुट कर देना है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, I3 डैश। तो I3 डैश, तो I का वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा V1, ये R2 यहां पर है ही, ठीक है। देखिए ये I का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, एक मिनट, इस I का वैल्यू, तो पहले V1 और ये वाली चीज R2 प्लस R3, और ये R2 पहले से है यहां, और डिवाइडिंग बाय नीचे वाला सारा चीज R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 हो गया। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया I3 डैश करंट, सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ V1 की वजह से। अब यही प्रोसीजर फिर अपनाएंगे किसके लिए, V2 के लिए। तो ये वाली जो करंट निकली है मैं इसे यहां लिख देता हूं कि कितना निकला था, I3 डैश बराबर निकल गई थी V1 इंटू R2 प्लस R3 इंटू R2 डिवाइडिंग बाई R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, ठीक है। मैं इसे बस यहां से वहां नोट कर लिया हूं ताकि आगे जाकर मैं उसे मतलब आगे जाकर मैं प्रोसीड कर सकूं, ठीक है। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। हाँ, यहां पर एक चीज छूट गया है, क्या छूटा है, तो यहां पर छूटा ये है कि V1 तो ठीक है लिख दिए, ये वाला लिख दिए, ये वाला लिख दिए, लेकिन ये जो नीचे पहले से थी इसको मैंने यहां छोड़ दिया है, तो इसको भी लिख देता हूं, ये वाली R2 प्लस R3, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, R2 प्लस R3, मैं इसको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, मिटा के लिख देता हूं, एक मिनट, दिख रही है, ठीक है। I3 डैश इक्वल्स टू I का वैल्यू V1 R2 प्लस R3, और ये है R2, और डिवाइडिंग बाय ये वाली R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, और यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा ये वाला जो बचा हुआ है इसका नीचे R2 प्लस R3, ठीक है, R2 प्लस R3। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये मैंने लिख लिया है, यहां एक बार इधर करके लिख देता हूं। तो I3 डैश इक्वल्स टू निकला है V1 इंटू R2 प्लस R3 R2 डिवाइडिंग बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, और यहां हो जाएगा R2 प्लस R3। ये कंप्लीट डेरिवेशन मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, मतलब कि प्रूफ है ये, लेकिन ये एक्चुअली एग्जांपल के थ्रू प्रूफ है, तो इसको हम लोग वेरिफिकेशन बोलते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये I3 मेरा निकल गया, ठीक है, I3 निकल गई। अब मैं आता हूं इसकी वजह से, ठीक है, तो क्या करना है, फिर से बिल्कुल वही प्रोसीजर अपनानी है, ठीक है। तो मैं इसको सारा मिटा देता हूं, ओके। अब आते हैं यहां पर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग V2 ओनली एंड शॉर्ट सर्किटिंग V1। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, कंसीडरिंग V2 ओनली एंड शॉर्ट सर्किटिंग V1। V1 को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो सर्किट, तो मेरा ये जो सर्किट डायग्राम है ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पर V2 हो जाएगी, ये वाली क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, ओके। और ये V2 यहां पर है, तो ये वैल्यू हो गया R2, ये है R3, और ये कितना है R1। अब ये ब्रांच का करंट चाहिए था ना, तो अब इसको मानेंगे क्या, I3, इसको एक नया नाम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, R3 है, इस करंट का नाम देते हैं I3 डबल डैश, ठीक है। वहां पर निकला था I3 डैश, और यहां पर क्या निकाले हैं, I3 डबल डैश, किसकी वजह से, V2 की वजह से, और यही दोनों जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल करंट। इस करंट का भी डायरेक्शन क्या है, यही है, इस करंट का भी डायरेक्शन यही है। लेकिन अगर इस करंट का डायरेक्शन इधर लेते हैं और वो जो निकाले थे नीचे निकाले थे, ठीक है, तो हमको रिक्वायरमेंट था नीचे के लिए, तो I3 बराबर क्या लिखते हैं, I3 बराबर लिखते हैं I3 डैश, क्योंकि ये नीचे माने थे, अगर इसको हम उल्टा मानेंगे ऊपर, तो यहां लिखना पड़ेगा I3 डबल डैश। क्यों, क्योंकि यहां का टोटल करंट अगर हम इधर वो मान लिए नीचे का, ये मान लिए ऊपर का, तो टोटल करंट नीचे की तरफ क्या है, तो नीचे की जो करंट है वो अब माइनस जो ऊपर जा रही है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। लेकिन ये भी हम नीचे मान रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है। तो अब आ गए, अब हम लोग इसको बनाते हैं,
तो बिल्कुल वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे निकालेंगे, लेकिन थोड़ा इस बार देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब इस तरफ से निकलेगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स इधर है। तो ये दोनों पैरेलल और ये क्या है, इसके साथ सीरीज है। ये दोनों पैरेलल और ये इसके साथ क्या है, सीरीज। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा, ये दोनों पैरेलल, तो हम लोग पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं, आर पैरेलल I3। ठीक है, क्या लिखेंगे, आर पैरेलल सॉरी R1 पैरेलल I3, और इसके साथ सीरीज में कौन है, R2। पिछले बार वाला भी हम लोग ऐसे लिख सकते थे। तो पहले ये दोनों निकाल लेंगे। तो ये दोनों पैरेलल, दो रजिस्टर पैरेलल में है, तो क्या होगा, R1 इंटू R3 और R1 प्लस R3, और यहां पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये वाला सिंपली ये फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, A/B C/D। जब भी ऐसा हो तो कोई ज्यादा एलसीएम उलसीएम नहीं निकालना है, सीधा क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना है, इसको इससे कर देना है और इसको इससे। समझ में आ गई बात, बस इतना करना है, एलसीएम लेने का कोई जरूरत वगैरह नहीं होता, बस इसको सिंपली ऐसे किया जाता है। तो अब आ जाते हैं यहां पर। तो पहले यानी कि इसके नीचे क्या 1, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, और नीचे क्या इन दोनों का गुना, तो 1 इंटू 1 यही चीज होगा। तो यहां पर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R3 प्लस R2, ये वाली चीज यहां गुना हो जाएगी, R1 प्लस R3 और डिवाइडिंग बाई R1 प्लस R3। तो ये हो गया इसका क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गई यहां पर। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकल गई तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ये जो अगर ऐसा हो गया तो एक्चुअल में ये सर्किट कैसा हो गया। अगर हम इसको देखेंगे, ये आर इक्विवेलेंट अगर बन गया तो मेरा तो सर्किट ऐसा हो गया, आर इक्विवेलेंट, और ये है V2 और ये वाली करंट कितना है, लेट से इस बार इस करंट का मानते हैं I। ये सर्किट अलग है, वो सर्किट अलग है, उसका I अलग था, इसका I ये अलग है। ठीक है, तो ये I इस सर्किट के लिए है, तो I, तो ये I कहां से निकल रही है, और ये R इक्विवेलेंट क्या है, ये वाला है। तो इस I का वैल्यू क्या होगा, सिंपल ओम्स लॉ, V2 बाई रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V2 बाई RE, और RE का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो RE बराबर क्या हो जाएगा, RE का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, R1 इंटू R3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 और R1 इंटू R3, R1 इंटू सॉरी R2 इंटू R3, R2 इंटू R3। और ये नीचे वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो यहां लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या निकल गया, I निकल गया, यानी कि ये करंट पता चल गई है ना, I, तो I निकल गया, तो यही करंट ना यहां पहुंची है, यही करंट ना इस जगह पहुंची है। तो करंट डिवाइडिंग रूल से इस ब्रांच में दो रेजिस्टेंस अलग होता है, फिर वापस आके मिलता है, तो यहाँ करंट डिवाइडिंग रूल लग जाएगा, क्योंकि करंट आया दो भाग में बटा, इधर और इधर, और फिर वापस जाके मिल के चली गई। तो यहां पर जो करंट आई है, ये वाली जो करंट आई है, तो करंट डिवाइडिंग रूल लगेगा। तो करंट डिवाइडिंग रूल से ये वाली करंट इस ब्रांच का निकालना, उधर से भी हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको ये निकालना है। तो देयरफॉर I3 डबल डैश बराबर क्या होगा, टोटल करंट जो यहां एंटर कर रही है I इंटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। अगर इस ब्रांच का करंट चाहिए था तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, और इस ब्रांच का करंट चाहिए तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना, R1, और डिवाइडिंग बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम, यानी R1 प्लस R3, यही होता है करंट डिवाइडिंग रूल। तो ये हो गया। अब इस I का वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देना है, तो क्या है, V2 R1 R3, और ये क्या है, R1, और डिवाइडिंग बाय ये वाली R1 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3, और इंटू व्हाट, ये जो नीचे में पहले से बचा ये वाला तो यहां लिख दिया, और ये वाला कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, तो लिख देते हैं R1 प्लस R3। तो क्या निकल गया, R3 डैश, देखिए ये दोनों। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ सर्किट था, इसीलिए दोनों एकदम बिल्कुल सेम निकल गया। तो ये दोनों मैंने यहां निकाल दिया। तो इसकी वजह से करंट यहां निकाल लिया I3 डबल डैश, और इसकी वजह से मैंने यहां करंट निकाला था I3 डैश। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बताती है कि अगर किसी सर्किट में एकक सोर्स करके अगर टोटल किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस, यानी इस ब्रांच के अक्रॉस अगर करंट निकाल लिया जाए, तो टोटल करंट उसके अक्रॉस क्या होगा, उन सबको सम कर देना है। और वो करंट किसके बराबर होगा, जब सर्किट में वो सारा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है। तो यहां पर कितना वोल्टेज सोर्स है, 2, यानी कि ये दोनों अगर रहेगा, दोनों अगर है, तो उसके बाद इस I3 का वैल्यू क्या होगा, तो इस I3 का वैल्यू होगा, इसकी वजह से जो निकला, ये इसकी वजह से यहां निकला था I3 डैश, और
इसकी वजह से जो निकला ये I3 डबल डैश इसके बराबर होगा। तो ये दोनों मैं जोड़ देता हूं, ये दोनों पहले उसको लिखता हूं V1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R2 प्लस R3 इंटू R2 और डिवाइडिंग बाई ये वाली नीचे R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस, अच्छा यहां, हाँ ठीक है, और वो पहले मैं लिख दे रहा हूं वहां पर, और ये हो गया R2 इंटू R3, ठीक है, और उसके नीचे है वहां R2 प्लस R3 हो गया, और प्लस ये वाली वोल्टेज, ये वाली करंट, ठीक है, तो ये है यहां पर V2 R1 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडिंग बाई R1 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3, और यहीं पर है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, दिख रहा होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं R1 प्लस R3। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहला तो ये वाला और ये वाला कट गया, और ये वाली कट गई, तो बचा क्या, और नीचे जितना यहां है उतना यहां है, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो वही बच जाएगा। तो यहां बचा V1 इंटू R2 डिवाइडिंग बाई R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, और प्लस इधर क्या बचा V2 इंटू R1 और डिवाइडिंग बाई पूरा वही, यही सब चीज है R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू, एक सेकंड सीधा करके लिख देते हैं, R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 और प्लस R2 इंटू R3, ठीक है, R2 इंटू R3, ठीक है। तो ये निकल गया, ये हो गया क्या टोटल करंट जब इसके अक्रॉस, ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया यहां पर। अब मैं इसको उस करंट को डायरेक्टली यहां लिख देता हूं, ठीक है, इस करंट को। तो ये दोनों तो नीचे तो सेम क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी मतलब A बाई बी या प्लस C बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा B इंटू बी, और यहाँ A इंटू बी और इधर होगा B इंटू सी, तो B और यहाँ B दोनों अभी जैसा हम बताए थे B गुना कर दिए, क्या बताए थे, इन दोनों को सीधा गुना करके नीचे लिख देना है, इसको इससे और इसको इससे कर देना है, तो ऊपर B, तो एक B निकल जाएगा तो एक B कट जाएगा, तो क्या बचेगा A प्लस C बाई बी। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर नीचे सेम रहे तो सिंपली क्या कर देना है, इन दोनों के जगह एक लिख देना है और ऊपर प्लस करके लिख देना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर नीचे यहां और यहां ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो ये दोनों टर्म सेम है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा I3 इक्वल्स टू, देयरफॉर नीचे एक ही टर्म आएगा R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, और ऊपर हो जाएगा V1 इंटू R2 और प्लस V2 इंटू R1, यही आंसर होगा। ये निकल गया किसके थ्रू, सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू इतना करंट होगा। अगर हम इसको KVL के थ्रू भी सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यही चीज आएगी, और इसको आप लोग करके देखिएगा, डेफिनेटली यही आएगा और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा, इधर से मान लीजिएगा करंट I1 और इधर से मान लीजिएगा करंट I2, तो ये दोनों यहां मिला तो I3, तो I3 बराबर क्या हो जाएगी, I3 इक्वल्स टू हो जाएगी I1 प्लस I2, ठीक है, क्योंकि ये I2 इधर आया, ये I1 इधर आई, तो जुड़कर कितना गई इसमें I3, और फिर यहां से इधर I2 चली जाती है, इधर चली जाती है कितना I1, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें KVL लगाइएगा, इसमें KVL लगाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, I1 और I2 का वैल्यू निकालिएगा और उसके बाद इसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा क्या I3, ये डेफिनेटली इतना ही आएगा, चाहे उसे किसी भी थ्योरम से या थ्योरम का एप्लीकेशन करके यूज करके बनाए, आएगा आंसर यही। तो बात समझ में आ गई सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। अब इसको समझ जाने के बाद हम लोग आगे के वीडियोस में इसका न्यूमेरिकल करेंगे, तो और धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।